नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास मिल रही है। प्यारे बच्चों, कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास आपको दी जा रही है। आज की जो क्लास होगी वो संविधान के अंदर एक ही टॉपिक पर आपके लिए डिस्कस होगा, जिसका आप देख पा रहे हो हम थंबनेल पर, स्क्रीन पर जो लगा हुआ है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना मतलब क्या होती है? उद्देशिका, और उद्देशिका मतलब होता है इंग्लिश में प्रीएम्बल। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या है? इसमें हमारा संविधान, अगर हमें अपने संविधान के अंदर अंदर हमें अपने संविधान के शॉर्ट में दर्शन करने हैं, संक्षिप्त में वर्णन करने हैं, तो वो सारे दर्शन हम कौन से एक टॉपिक में कर लेते हैं? प्रस्तावना में, उद्देशिका में। ठीक है, इसलिए हम इसको संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान की कुंजी कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए प्रीएम्बल वाला टॉपिक, और जल्दी से जल्दी आप क्लास को ज्वाइन कर लें। बहुत बेहतरीन क्लास आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पर जैसे प्रस्तावना या उद्देश्य, उद्देशिका इसे बोलते हैं, उद्देश्य या उद्देशिका, जैसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए। देखिए, उद्देशिका, उद्देशिका। क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करना। बिल्कुल आपको बहुत डिफरेंट आज प्रीएम्बल की क्लास, आपको बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगी, और बहुत डीपली प्रीएम्बल की क्लास आपको दी जा रही है। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, पद प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईसी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे संविधान का जो वर्णन है, जो पूरे संविधान के जो दर्शन है, वो प्रस्तावना के अंदर जिन जिन शब्दों का, जिन जिन यहाँ शब्दों का यहाँ पर वर्णन हुआ है, वही हमारा पूरा क्या है? संविधान है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें जो जो बीच बीच में शब्द आए हैं, जैसे अखंडता है, कहीं पर आपका अखंडता है, स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा है, राजनीतिक है, सामाजिक आर्थिक है, लोकतंत्रात्मक है, हम भारत के लोग, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो इन सभी शब्दों को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनका मतलब क्या होता है, इनका उपयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, एक एक शब्द को आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई देगा, कौन सा शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो ये सब आपको बताया जाएगा। चलिए सबसे पहले प्रस्तावना की शुरुआत की बात करें तो कौन से यूएसए के संविधान से है? नहीं, सबसे पहले प्रस्तावना की जो शुरुआत हुई है वो कौन से देश के संविधान से हुई है? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का जो विचार है वो यूएसए से लिया गया है। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, वो संविधान सभा के समक्ष नेहरू जी द्वारा प्रस्तावना को क्या कर दिया गया? प्रस्तुत कर दिया गया। अभी इसी लाइन में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना को पहली बार संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया? तो कब से मतलब आपसे सन पूछ रहा है, या संविधान सभा की मीटिंग पूछेगा तो आपको मीटिंग बताना है, व्यक्ति का नाम पूछेगा तो आपको नेहरू जी लगा देना है। क्वेश्चन आपको इस लाइन में कई क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया, एक्सेप्ट किया। अब क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया, वो कौन सी डेट और कौन सी सन है? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष पहली बार प्रस्तुत कब किया गया? तो तीसरी मीटिंग में 13 दिसंबर 1946 और नेहरू जी के द्वारा। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों ही ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आपके लिए स्क्रीन बोर्ड पर। प्रस्तावना में एक बार भी संशोधन हुआ, एक बार ही संशोधन। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार फेरबदल हुआ है? ओनली एक बार। वो भी कौन से नंबर के अमेंडमेंट में? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, जो आपके लिए क्या है? समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में पहली बार कब ऐड हो रहे हैं? 1976 में, 1976 में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए
प्रस्तावना में संविधान सभा का क्या है मूल दर्शन है, जिस बात को मैं स्टार्टिंग बोला था कि हमारे संविधान के अगर हमें दर्शन करने हैं तो शॉर्ट में दर्शन हम प्रस्तावना के अंदर कर लेते हैं, जिसको संविधान की क्या बोलते हैं, प्रस्तावना को ही संविधान का मूल दर्शन बोलते हैं, संविधान की कुंजी बोलते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, इसमें राजनीतिक और नैतिक और धार्मिक वाद योग्य नहीं है, मतलब ये हमारा क्या वाद योग्य नहीं है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है, संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा और भारतीय लोगों के लिए किया गया है, ये हम भारत के लोग का अर्थ है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हम भारत के लोगों का अर्थ क्या है, क्योंकि संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा और भारतीय लोगों के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रस्तावना के फैक्ट की बात करें तो प्रस्तावना के तथ्य, संविधान की शक्ति भारत के लोगों में है, संविधान की जो पावर है वो भारत के लोगों में है, यही प्रस्तावना का तथ्य है। भारतीय राज्य की जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और तंत्रात्मक गणराज्य, ये भारतीय राज्य की क्या है, प्रकृति है। क्लियर। चलिए, संविधान के उद्देश्य की बात करें तो न्याय जो शब्द है ये कौन सी क्रांति से लिया गया शब्द है, यूपी दरोगा में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि न्याय शब्द कहां से लिया गया, रसिया की क्रांति से, रूस की क्रांति से न्याय शब्द को उठाया गया है। और इसके बाद 3 शब्द हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों ही शब्द कहां से लिए, फ्रांस की क्रांति से। क्वेश्चन आता है कि बताइए समानता कौन सी कहां से लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, इन तीनों वर्डों को कौन से देश से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। और न्याय किससे लिया गया है, न्याय रसिया की क्रांति से लिया गया है। तब प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है, जैसा मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है ऐसे ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पहले जो पूछे गए हैं और आगे भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन बोर्ड पर देखोगे आप, संप्रभु। संप्रभु मीन्स क्या होता है, एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य का मतलब होता है संप्रभु। ठीक है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता, समाजवादी का मतलब होता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, समाजवादी। ठीक है, अब इसके बाद यहां देखोगे सी ऑप्शन में पंथ निरपेक्ष को भी कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसको भी ऐड किया गया। मतलब इन समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और अखंडता, 3 नए वर्ड ये कब जोड़े गए, 42 में 1976। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, सभी धर्म समान है। पंथ निरपेक्ष से मतलब होता है सभी धर्म समान है और राज्य का समान समर्थन है, मतलब राज्य का समान समर्थन, राज्य का सभी धर्मों के लिए समान समर्थन, राज्यों के लिए सभी धर्म समान है, राज्य का कोई इनमें किसी धर्म में कोई इंटरफेयर नहीं होगा, इसका मतलब पंथ निरपेक्ष। लोकतांत्रिक सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में होती है, जनता के हाथों में होती है। लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्म समान है। समाजवादी का मतलब होता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता। और संप्रभु का मतलब होता है एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य। ठीक है, तो आपसे इनके अर्थ पूछे जाते हैं। जब इनके अर्थ पूछे जाते हैं तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मतलब गलत होने के चांस बने रहते हैं। तो आज के बाद आपका ऐसा कोई भी पॉइंट गलत नहीं होगा। चलिए, यह लोकप्रिय संप्रभुता का क्या है, सिद्धांत है। लोकप्रिय संप्रभुता का क्या है प्यारे बच्चों, सिद्धांत है। तो जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, जिक्र और आर्थिक लोकतंत्र, इसमें जनता का प्रतिनिधि कौन होता है, संसदीय लोकतंत्र होता है। जनता का प्रतिनिधि कौन होता है, संसदीय लोकतंत्र होता है। आपको पता है कि जनता का प्रतिनिधि कौन होता है, संसदीय लोकतंत्र का मतलब लोकसभा के लिए कौन वोट करता है, जनता वोट करती है। ठीक है, चलिए, भारतीय लोकतंत्र की जो घोषणा में मताधिकार, चुनाव, कानून का शासन और न्यायपालिका की आजादी, भारतीय लोकतंत्र की घोषणा में क्या होता है, सभी को वोट डालने का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, कानून सभी के लिए, कानून का शासन सभी के लिए समान होता है, और न्यायपालिका की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। जैसे आर्टिकल नंबर 51 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 50 में लिखा हुआ कि न्यायपालिका कार्यपालिका से क्या होती है, पृथक होती है, मतलब अलग होती है। चलिए, इसके बाद लोकतंत्र में जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें लोगों को सीधे मतदान के लिए कहा जाता है। पहल किसे कहते हैं, देखो पहल पॉइंट मैंने आपको यहां पर दिया,
इस प्रक्रिया में लोग विधायिका के सामने किसी नए कानून बनवाने का प्रस्ताव रखते हैं। विधायिका क्या है? विधायिका प्यारे बच्चों आपकी संसद है। वापस बुलाना, वापस बुलाना को इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रिकॉल। तो वापस बुलाना, रिकॉल से मतलब है कि लोगों द्वारा किसी अधिकारी को कार्यकाल से पहले वापस बुला लेना रिकॉल कहलाता है। और लोक राय से मतलब होता है लोकहित में, मतलब लोकहित में देश के नागरिकों की राय लेना ही क्या कहलाता है? लोक राय कहलाता है, लोक राय कहलाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, गणराज्य। राजनीतिक संप्रभुता का जनता में समाहित होना गणराज्य कहलाता है। राजनीतिक संप्रभुता जनता में समाहित होना। भारतीय गणराज्य में प्रमुख राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो, इसका मतलब गणराज्य। भारतीय गणराज्य में क्या होता है? भारतीय गणराज्य का मतलब क्या होता है कि प्रमुख राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट वे में चुनाव हो, तो ये इसको कहते हैं गणराज्य। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो कौन से 2 आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में वर्णन करते हैं? आर्टिकल नंबर 54 और आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति के लिए कौन वोट डालता है, उसके चुनाव में कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और उसके बाद कुछ समय बाद जब अमेंडमेंट हुआ तो उसमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए 55 में क्या है? चुनाव प्रोसेस है। और राष्ट्रपति की चुनाव प्रोसेस कैसी है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड देखोगे, न्याय। न्याय जो हमारी प्रस्तावना में न्याय शब्द का जिक्र हुआ है, तो न्याय कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय, जिसमें एक तो राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय और धार्मिक न्याय। न्याय के प्रकार पूछे जाएं तो 3 आपको बताने हैं, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। 1 2 3। ठीक है, डिक्टो, बिल्कुल आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, न्याय को रसिया की क्रांति से लिया गया, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। न्याय कौन से देश से लिया गया? रसिया से लिया गया। 1917 से लिया गया। सामाजिक का मतलब क्या होता है? सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार बिना भेदभाव के, मतलब कहलाता है सामाजिक। अगर आपसे कोई पूछे कि सामाजिक का अर्थ क्या होता है, तो सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार बिना भेदभाव के सामाजिक कहलाता है। और आर्थिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक और आधार पर कोई भेदभाव नहीं। और संपदा, संपत्ति और आय की असमानता को दूर करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक समानता कहलाता है। ठीक है, आर्थिक समानता। जब इनके लिए इनका मतलब, इनका अर्थ पूछा जाता है तो एग्जाम में ऐसे पॉइंट आपके लिए गलत हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि क्वेश्चन कितना हार्ड आ गया। क्लियर? तो इसलिए आपको वो कॉन्सेप्ट, वो कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जहां से आपका क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, चलिए आप नोट कर लें इसको। राजनीतिक, सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक पदों तक पहुंचाने की समानता, मतलब होता है राजनीतिक समानता। सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की समानता। क्लियर? स्वतंत्रता मतलब फ्रांस की क्रांति से लिए गए शब्द स्वतंत्रता, और ये 1789 की फ्रांस की क्रांति है और से लिया गया है। और इसके बाद देखो, विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है। यहाँ पर देखिए आप, प्रस्तावना स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है। और स्वतंत्रता का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग संविधान के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है। बिल्कुल नोट कर लें आप, बेहतरीन पॉइंट है, बिल्कुल आपके लिए डिक्टो पॉइंट है। नागरिकता की समता की बात करें तो आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि का मतलब कानून, कानून सभी के लिए समान की बात कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 40 कहता है, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, जिसमें गरीब और अमीर के लिए समान न्याय के प्रावधान की बात हुई है। तो यहाँ पर नागरिकता की समता 40 में है। 15 में है नागरिक समानता। 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई आपस में डिफरेंस नहीं करेगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 15 में लिखा हुआ है। अब समता की बात करें तो समता मीन्स क्या होता है? लोक नियोजन के अवसर पर समता। लोक नियोजन के अवसर पर समता का प्रावधान, मतलब इसका मतलब ही क्या है? समता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखोगे आप, एस प्रस्तावकांश 17 में है। एस प्रस्तावकांश 17 में है और उपाधियों का अंत 18 में है। और उपाधि में वो सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है, लेकिन कौन से 2 फील्ड छोड़े हैं जिनके आधार पर आपको
उपाधि दी जा सकती है। अपवाद में 2 फील्ड हैं आपके लिए, शिक्षा व सैनिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी किसी भी फील्ड में आपको कोई उपाधि नहीं मिलेगी। चाहे आपके पास कितनी बड़ी रियासत, कितनी बड़ी जमींदार, कुछ भी आपके पास हो, आपको कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। राजनीतिक समता की बात करें तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी को मतदान के लिए मना नहीं कर सकते, ऐसा आर्टिकल 325 में लिखा हुआ है। ठीक है, राजनीतिक समता को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राजनीतिक समता से मतलब क्या है, तो राजनीतिक समता का मतलब ये है, और कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि आप राजनीतिक समता में किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर आप उसको यानी मतदान के लिए मना नहीं कर सकते। कौन सा आर्टिकल इस बात को बोलता है, आर्टिकल नंबर 325 कहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखोगे आप। इसके बाद इसमें आर्थिक समता से मतलब है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। कौन सा आर्टिकल, 39। ठीक है, बंधुत्व का मतलब क्या होता है, बंधुत्व का मतलब होता है आपसी भाईचारा। बंधुत्व का मतलब देखो, हमारी प्रस्तावना में जिन शब्दों का वर्णन हुआ है उन सब के मैं आपको पहले सब ये अर्थ बता रहा हूं कि समानता क्या है, राजनीतिक क्या है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं, संप्रभुता किसे कहते हैं, हम भारत के लोग किसे कहते हैं। एक एक पॉइंट का बिल्कुल एक्सप्लेन हो रहा है किसका मतलब क्या है। तभी हमको हमारा क्वेश्चन गलत होता है जब हमको इनका मतलब नहीं पता होता है। ठीक है, चलिए हम आपसी भाईचारा मतलब व्यक्तिगत गरिमा प्लस भारत की एकता व अखंडता। अब ये बंधुता का 1976 में जोड़ा गया, 42वें संविधान 1976 में इसको ऐड किया गया। और स्वतंत्रता प्लस समता प्लस बंधुता, अगर इन तीनों को आप जोड़ोगे तो इसको बोलते हैं सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र बराबर क्या होता है, 3 पॉइंट को जोड़िए आप, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। जब तीनों ऐड होते हैं तो उसका एक नाम दिया गया है सामाजिक डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र। बिल्कुल अब आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। तब प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, बेहतरीन तरीका से आपको ये पीडीएफ दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट, प्रस्तावना में सर्वोच्च न्यायालयवाद। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं, जैसे बेरूबारी संघवाद 1960 वाला केस है, जिसमें प्रस्तावना संविधान के शब्दों को दर्शाती है। प्रस्तावना संविधान के शब्दों को दर्शाती है और संविधान की व्याख्या करते समय दूसरी सहायता ली जा सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रियम्बल, ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। कौन से केस में बात बोली गई, बेरूबारी संघवाद 1960 में बात बोली गई। उसके बाद केशवानंद भारती वाद आया 1973 केरल, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान का भाग है, यहां पर मान लिया गया, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। अब यहां पर कोर्ट कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना को यहां पर केशवानंद भारती वाद 1973 में इस प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया है, लेकिन मूल ढांचे में, संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा कौन से केस में बोला कोर्ट ने, केशवानंद भारती वाद जो केस आया उसमें 1973, तो इसमें कोर्ट का डिसीजन ये था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, LIC ऑफ इंडिया वाद आया था 1955, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः माना कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, अभिन्न भाग है। चलिए ये मैंने आपको एक केस एक्स्ट्रा और दे दिया है। अब जो मैंने आपको प्रियम्बल वाला टॉपिक पढ़ा है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दों का वर्णन है, उन शब्दों का अर्थ क्या होता है, प्रस्तावना का पहली बार प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष कौन लेकर आया, किसने प्रस्तुत किया, कौन सी डेट में किया, आगे चलकर संविधान सभा ने उसको कब एक्सेप्ट किया, क्या हम अपने संविधान के शॉर्ट में दर्शन प्रस्तावना में कर सकते हैं। इसलिए हम उसको संविधान का मूल दर्शन, संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपके लिए मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लगाए हैं। जैसे जैसे आपने कंसेप्ट को पढ़ा है, थ्योरी को पढ़ा है, तो प्यारे बच्चों अब आप आंसर लगाने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मतलब होता है सिद्धांत, किसमें प्रतिबिंबित होता है। भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है वो कहां पर वर्णित है, उद्देशिका के अंदर, मूल कर्तव्य के अंदर, मूल अधिकार के अंदर, या राज्य के नीति निषेध तत्व के अंदर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर दें, फटाफट आप आंसर लगाएं। बेहतरीन पॉइंट मैंने आपको दिया है, बताइए।
अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से वॉच किया, इस लेक्चर को अच्छे से वॉच किया, तो आपका प्रीएम्बल में इस भारतवर्ष के आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा प्रीएम्बल वाले टॉपिक से, जो कंसेप्ट मैंने आपको समझा रहा हूं। तो इसका सही आंसर आपका उद्देशिका आएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन बोर्ड पर है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है, ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? कितना बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी इंपॉर्टेंट की पावर भी 10,000 से ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? अमेरिका के संविधान से ये विचार लिया है। और उद्देशिका शब्द की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा? यही संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन है? मैंने आपको कंसेप्ट में थ्योरी में पढ़ा दिया है, तब आपका आंसर क्या आएगा? वो व्यक्ति का नाम क्या है? अब यहाँ पर व्यक्ति का नाम सीधा ए ऑप्शन में लगा दोगे आप, नेहरू जी। और संविधान सभा के समक्ष नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946, 1946। और कौन सी बैठक? तीसरी बैठक। ठीक है, बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है, एग्जाम के अंदर आता है, किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? मूल दर्शन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, या साम्यवादी स्वरूप, या नास्तिक राज, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा? प्रस्तावना में संविधान का क्या समाहित? निहित का मतलब होता है समाहित। निहित का मतलब क्या होता है? समाहित। मतलब प्रीएम्बल के अंदर संविधान का क्या समाहित है, क्या उसके अंदर उसका पार्ट जुड़ा हुआ है। तो आपका आंसर क्या आएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल आपको लगा देना है, मूल दर्शन। क्या लगाना है प्यारे? मूल दर्शन। संविधान प्रस्ताव में संविधान का क्या निहित है? मूल दर्शन है, मतलब यही हमारे संविधान की कुंजी है। अगर हमें अपने संविधान के शॉर्ट में दर्शन करने, संक्षिप्त में वर्णन करने हैं, तो हम प्रस्तावना के अंदर पूरे संविधान के दर्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे संविधान का क्या कहलाया? मूल दर्शन कहलाया। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने कंसेप्ट को, अगर वीडियो को स्टार्टिंग से वॉच किया है, तो आपको इस कंसेप्ट, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द को जोड़ा गया है? बता दीजिए आप। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी संप्रभुता संपन्न गणराज्य, या समाजवादी अखंडता या गणराज्य। आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कर दे। बेहतरीन क्वेश्चन होगा, गलत नहीं होना चाहिए। और 42वां जो अमेंडमेंट नंबर है वो 1976 में हुआ है, 1976 में। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? पहला ही ऑप्शन, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीन शब्द पहली एक बार ही प्रस्तावना में अमेंडमेंट हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। ठीक है, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों ही वर्ड कौन से देश से लिए गए हैं? यूपी दरोगा में भी क्वेश्चन आया था। मैं आपसे कंसेप्ट पढ़ाया, तब भी मैंने आपको बताया कि ये यूपी दरोगा में भी क्वेश्चन आया। तो आपका सही आंसर प्यारे बच्चों क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर दें, इन तीनों वर्डों को कौन से देश से लिया गया है? तो ये प्यारे बच्चों फ्रांस की क्रांति से लिए गए शब्द हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए राइट है। और एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत होने के चांस बने रहते हैं, इसलिए प्रीएम्बल पर मैंने आपको पूरा डिटेल, पूरा कंसेप्ट दिया है, जिससे कि आपका कोई भी कंसेप्ट, कहीं से भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट। प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है। प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है मतलब सीधा है कि प्रस्तावना से संबंधित कौन से संविधान का कौन से नंबर का फेरबदल, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। समझ जाइए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। ठीक है, इनको आपको कोई डिटेल कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ जो टॉपिक पढ़ा है सिर्फ उस पर ही ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट। भारत में निम्न में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया? फेबियन समाजवाद, साम्यवाद समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, या सर्वहारा वर्ग का समाजवाद। कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? लोकतांत्रिक समाजवाद। देख लेना, मैंने आपको लोकतांत्रिक समाजवाद को भी कंसेप्ट में अच्छे से बताया है। इसका सही आंसर ये आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है प्यारे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष, या दोनों का मिश्रित स्वरूप है, या साम्यवादी लोकतंत्र है? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कर दें। इनडायरेक्ट लोकतंत्र है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। बी ऑप्शन
बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। कंसेप्ट पे जाइए तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? 13 जनवरी 1942, 10 जनवरी 1947, 10 जनवरी 1946, 13 दिसंबर 1946 तक के। प्यारे बच्चों, आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीका से मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। अगर आप स्टार्टिंग से कंसेप्ट को पढ़ रहे थे तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो आपका आंसर 13 दिसंबर 1946 आ जाएगा। नेक्स्ट। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संविधान की वस्तु स्थिति का क्या क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो बताइए आप। क्या लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या संप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, या बताइए इन चार में से कौन सा राइट आएगा? तो आपका सही आंसर प्यारे बच्चों क्या आएगा? आंसर आना चाहिए संपूर्ण संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। सी ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए राइट है। बिल्कुल आप डिक्टो है, नोट कर लीजिए। आप समझिए कि धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया है, ये सब बाद में। धर्मनिरपेक्ष और बाद में जोड़ा गया, उससे पहले पंथ निरपेक्ष था। तो ये पहले से था 26 जनवरी 1950 तक। इसमें ये इन सब दो का वर्णन था। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बता दो। समानता, बंधुत्व, संप्रभु या अखंडता? बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। आपका आंसर आना चाहिए। कौन सा निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? समझ जाइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको याद है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द जोड़े गए 1976 में। समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और अखंडता। अब आप समझ जाइए कि ये शब्द नहीं है, ये 1976 में ऐड हुआ है, ना कि 1975 में। 1975 कह के आपसे पूछ रहे हैं। तो बताइए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्लास को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। भारत के संविधान की जो उद्देशिका के संबंध में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? उद्देशिका संविधान का एक अंश है। उद्देशिका संविधान का एक अंश है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया और शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या आएगा? मुझे आप अपना आंसर बता दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन होगा आपके लिए। उद्देशिका संविधान का एक अंश है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। 76 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें बेहतरीन तरीका से। तो सही आंसर आप इसमें क्या लगाओगे? लगा दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए कौन सा राइट आएगा? चलिए, इसमें आपका सही आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? बता दो आप क्या आंसर आएगा आपका कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जन्म की कुंडली के.एम. मुंशी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। निम्न में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष मतलब पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? अब बताओ आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। बताइए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? क्या भारत में अनेक धर्म है? क्या भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है? क्या धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड करता है, या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है? तो आपका आंसर क्या आएगा? धर्मनिरपेक्ष से मतलब इन चार में से क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये आज के कंसेप्ट का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, ये आज लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 15 क्वेश्चन में आपको प्रीएम्बल पढ़ दिए। ये लास्ट क्वेश्चन है। आपकी टाइपिंग बढ़नी चाहिए और आपका आंसर आना चाहिए कि आप इसमें क्या आंसर लगा रहे हो। तो इसका सही आंसर जो ऑलमोस्ट प्यारे बच्चे लगा रहे हैं, तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष से मतलब ये होता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको कंसेप्ट
समझाया है और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए हैं। तो कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव का जो लेक्चर मैंने आपको दिया है, ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम चैनल को आप लाइक एंड मतलब उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आप जो इसको सर्च करके पढ़ते हो तो इसका टाइम अपडेट नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है। सब्सक्राइब करोगे तो इसका टाइम अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास अच्छी लगती है तो फिर लाइक एंड शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।